बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर सोशल मीडिया को शैतानी मीडिया कहते हैं। उनका कहना है कि कुरान हमें ये कहता है कि जब आपके पास कोई ख़बर आए तो पहले तबय्यनु यानी उसकी तहकीक करें, लेकिन सोशल मीडिया में जो चीज़ें आती हैं उसमें तहकीक का ऑप्शन नहीं होता, बल्कि फॉरवर्ड का ऑप्शन होता है, कापी का ऑप्शन होता है और इसी तरह के दीगर ऑप्शन होते हैं। बरतानिया में हालिया दिनों में जो फसादात हुए उसे देखकर आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की बात में वज़न भी नज़र आता है। अक्सर आलात और इजादात बजाते ख़ुद बुरे होते हैं और न अच्छे, बल्कि उनका इस्तेमाल उन्हें बुरा या अच्छा बनाता है। सोशल मीडिया भी एक ऐसी ईजाद है कि उसे अच्छे मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और बुरे मकासद के लिए भी, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में तो इसका मनफी इस्तेमाल मस्बत की बनिस्बत बहुत ज़्यादा है और खाकम बदहन ये किसी वक्त मुल्क में किसी बड़े फसाद का मूजिब बन सकता है। अंदाज़ा करें कि बरतानिया जैसे वो ममालिक जहाँ लोग महज़ब हैं और कानून पर सख्ती से अमल किया जाता है, उसमें अगर सोशल मीडिया का फ़ेक न्यूज़ लाखों लोगों को गुमराह कर सकता है तो हमारे जैसे मुल्क में क्या होगा। इंग्लैंड में जुलाई के आखिर में और इस माह के शुरू में नस्ली फसादात की एक लहर आई थी, जो कि 29 जुलाई को टेलर स्विफ्ट डांस और योगा पार्टी में 3 नौजवान लड़कियों के अलमनाक मौत के बाद शुरू हुई। इस हमले के फ़ौरन बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट्स ने गलत तौर पर यह क़ियास आराइयाँ की कि मुश्तबह शख्स एक पनागज़ीन है जो 2023 में बरतानिया में एक कश्ती में आया था, और एक गलत नाम भी बड़े पैमाने पर फैलाया गया। ये बेबुनियाद अफवाहें भी गर्दिश कर रही थी कि हमलावर मुसलमान हैं, लेकिन मुश्तबह शख्स जो कि 17 साल का नौजवान था मुसलमान नहीं था। वो वेल्स में रवांडा के वालिदैन के यहाँ पैदा हुआ था और इस हमले से 24 घंटे से भी कम वक्त में यहाँ तक कि मुश्तबह शख्स का नाम जारी होने से पहले गलत नाम को सिर्फ एक्स यानी साबिका ट्विटर पर 30,000 से ज़्यादा बार जिक्र किया जा चुका था और 18,000 से ज़्यादा मुनफरिद अकाउंट से शेयर किया जा चुका था। ये गलत नाम एक्स के एल्गोरिदम के ज़रिए भी सारिफीन को तजवीज़ किया जा रहा था, जबकि क्या हो रहा है सेक्शन में एक आला सिफारिश शुदा तलाश के तौर पर ट्रेंड कर रहा था। एल्गोरिदम ने अपनी जगह अहम किरदार अदा किया, लेकिन मुख्तलिफ गैर एल्गोरिदम के मकामात पर भी बड़े पैमाने पर तंजीम साजी हो रही थी। मिसाल के तौर पर ऐसे टेलीग्राम ग्रुप्स पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों के इनेकाद में अहम किरदार अदा कर रहे थे। सोशल मीडिया पर साउथ फोर्ट में चाकू जनी के मुश्तबह शख्स की झूठी शनाख्त शेयर करने वाली पोस्ट को कम अज़ कम 4,20,000 बार देखा गया। मुख्तलिफ हलकों के मुतादिद इन्फ्लुएंसर्स ने हमलावर की शनाख्त के बारे में झूठे दावे फैलाए, जिसमें से एक बड़ी तादाद तक ये झूठ पहुंचा, जिनमें वो आम लोग भी शामिल थे जिनका दाएं बाजू के अफराद और ग्रुप से कोई ताल्लुक़ नहीं था। एक्स पर इंग्लिश डिफेंस लीग के बानी और दाएं बाजू के रुकन टॉमी रॉबिन्सन, जिसका असल नाम स्टीफन क्रिस्टोफर या याक्सली लेनन, ने अपने तकरीबन 1 मिलियन फॉलोअर्स को इश्तिहार अंगेज़ पैगामात भेजे। एक्स पर याक्सली लेनन से वाबस्ता एक इन्फ्लुएंसर जो लॉर्ड साइमन के नाम से पोस्ट करता है, वो भी सबसे पहले मुल्कीर एहतजाज का अवामी मुतालबा करने वालों में शामिल था। फेसबुक और टिकटॉक ने भी गलत खबर फैलाने और पुरतशद्दुद मुजाहरे भड़काने में अपना भरपूर किरदार अदा किया। मुश्तइल हुजूम ने मसाजिद और पनागज़ीनों की रिहाइशगाहों पर हमले किए, गाड़ियाँ और इमारतें बशमूल एक लाइब्रेरी नजरियातश किए, पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए और दुकानों में लूट मार की। इंग्लैंड और शमाली आयरलैंड में 1,000 से ज़ायद अफराद को गिरफ़्तार किया जा चुका है। उनमें से ऑनलाइन गलत कामों और तशद्दुद में मुलविस कई अफराद को सज़ाएँ भी सुनाई गई। एक 35 साला नौजवान को नस्ली नफरत भड़काने के इरादे से ऑनलाइन मवाद शायद करने पर 3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। 48 साला एक और शख्स को पुरतशद्दुद बदअमनी, नस्ली तौर पर मुश्तइल मुजरिमाना नुकसान और आतिशज़नी की कोशिश के जुर्म में 6 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। इसी तरह एक और 25 साला शख्स को पुरतशद्दुद बदअमनी, नस्ली तौर पर मुश्तइल मुजरिमाना नुकसान और चोरी के जुर्म में 4 साल 8 माह कैद की सज़ा सुनाई गई। शमाल मगरबी इंग्लैंड के एक 53 साला खातून को फेसबुक पर यह पोस्ट करने पर 15 माह कैद की सज़ा सुनाई गई कि जिन्होंने कहा था कि मस्जिद के अंदर मौजूद बालिग अफराद समेत उड़ा देना चाहिए। एक 45 साला शख्स को अपने ऑनलाइन पैरोकारों को पनागज़ीनों के लिए मुख्तस एक होटल को आग लगाने पर उकसाने के जुर्म में 20 माह कैद की सज़ा सुनाई गई। ऐसी सज़ाएँ
दीगर मुजरिमों और पुरतशद्दुद मुजाहिरीन को भी सुनाई गई। इस सिलसिले में एक पाकिस्तानी को भी पाकिस्तानी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उन पर साइबर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम आयद किया गया है, क्योंकि उन पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने गलत मालूमात फैलाने में अहम किरदार अदा किया, जिसके नतीजे में बरतानिया में बड़े पैमाने पर फसादात हुए। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने एक वेबसाइट पर एक मजमून शाया किया जिसमें उन्होंने हमला आवर का झूठा नाम रिपोर्ट किया और उसको मुसलमान ठहराया। ये चैनल या वेबसाइट उन अवलीन ज़राए में शामिल था जिसने हमलावर का झूठा नाम रिपोर्ट किया। उन पर यूट्यूब और फेसबुक के ज़रिए भी गलत मालूमात फैलाने का इल्ज़ाम लगाया गया है। ये ऑनलाइन गलत मालूमात और सियासी तौर पर मुतहर्रिक तशद्दुद का पहला वाक़या नहीं है, बल्कि रोहिंग्या में नस्लकुशी समेत 6 जनवरी 2021 को अमरीकी कैपिटल हिल पर हमले और दुनिया भर में इस तरह के कई और वाक़यात को भी जन्म देने में सोशल मीडिया ने अहम किरदार अदा किया है। मुकर्रर अर्ज़ है कि ये सब कुछ उन ममालिक में हुआ जहाँ लोग महज़्ज़ब समझे जाते हैं, तालीम की शरह ज़्यादा है और कानून पर सख्ती से अमल किया जाता है, जिसकी मिसाल बरतानिया के हालिया फसादात हैं कि 1 माह भी नहीं गुज़रा और सैकड़ों लोगों को सज़ाएँ मिल गई। लेकिन हमारे यहाँ तो जहालत भी ज़ोरों पर है और कानून का खौफ भी नहीं है। सोशल मीडिया अगर इसी तरह इस्तेमाल होता रहा तो किसी वक्त भी ये बहुत बड़े फसाद को जन्म दे सकता है। इसलिए क़बल इसके कि ऐसा हो जाए, सोशल मीडिया को कंट्रोल करना ज़रूरी है। मतलब हरगिज़ ये नहीं कि सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई जाए, बल्कि उसे कायदे और ज़ाब्ते का पाबंद बनाना चाहिए। नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक और वापस आएंगे तो जनरल फैज़ हमीद साहब के केस का जिक्र करेंगे। हमारे साथ रहिए। जिरगा में खुशामदीद। नाज़रीन, साबिक़ DGI जनरल फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी फ़ौज की तारीख़ का गैर मामूली वाक़या है। इससे पहले कभी भी किसी लेफ्टिनेंट जनरल के लेवल के बंदे को कोर्ट मार्शल नहीं किया गया और इससे पहले कभी भी किसी साबिक़ DGI को कोर्ट मार्शल नहीं किया गया। ये गैर मामूली और बहुत बड़ा फ़ैसला था, लेकिन ISPR ने तो एक छोटी सी प्रेस रिलीज़ जारी करके उसमें ये बता दिया कि उनका कोर्ट मार्शल किया जा रहा है, उनको गिरफ़्तार किया गया है। लेकिन उसमें एक फ़करा ये भी था कि उन पे बाद अज़ रिटायरमेंट पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का इल्ज़ाम भी है। तो उस तनाजुर में सहाफ़ियों के लिए खोज लगाने का काम और भी मुश्किल हो गया और सहाफ़ी ये खोज लगा रहे हैं कि एक तो ये कि जनरल फैज़ हमीद साहब का क्या होगा, दूसरा ये खोज लगा रहे हैं कि उनके साथ कौन कौन लोग और पकड़े जाएंगे और लोग धरे जाएंगे, और तीसरा ये कि ये जो उनके पॉलिटिकल किरदार की बात की जा रही है तो वो पॉलिटिकल किरदार किस नौइयत का था। तो हमने आज 2 ऐसे सहाफ़ियों को मदऊ किया है जो कि तहकीकाती सहाफ़त में अपना नाम रखते हैं और खोज लगाने में भी अपना मुकाम रखते हैं। एक है जनाब ज़ाहिद गशकूरी साहब और दूसरे हैं जनाब एजाज़ सैयद साहब। तो ज़ाहिद गशकूरी साहब, पहले तो आप बताइए, आपने अभी तक जो खोज लगाई है तो क्या हो रहा है फैज़ साहब के साथ? देखिए सलीम साहब, ये बिल्कुल एक गैर मामूली इन्वेस्टिगेशन भी है और हमारे लिए एज ए रिपोर्टर मेरे लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मज़ीद नए फैक्ट्स हम लाएँ, कुछ ऐसी चीज़ें आवाम के सामने लाएँ जो शायद अभी ना आई हों। 4 इंटरेस्टिंग पहलू हैं इस स्टोरी के। एक ये है कि साबिक़ DGI जनरल फैज़ की 2024 इलेक्शन के मामलात में मुबैना मदाखलत, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट और हसास 2024 के इलेक्शन में, हालिया जो इलेक्शन है जी उसमें भी पीछे मैं नहीं जाता, 2024 की, उसकी पोस्ट रिटायरमेंट के बाद की, और ये जनवरी, दिसंबर और फरवरी का पहला हफ्ता 2024 का, तब इलेक्शन हो रहे थे, और इलेक्शन के बाद भी 2 हफ्ते, उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। दूसरा पहलू मुबैना तौर पर उसका उस वक्त के वज़ीर आज़म और अब अडियाला जेल में इमरान ख़ान के साथ है कि क्या उनका नेक्सस था, आप इसको नेक्सस का नाम दे सकते हैं या आप इसको नेटवर्क का नाम दे सकते हैं, जो भी आप इसको नाम देना चाहें, ऐसे अमूर जो कि रियासती उसके ख़िलाफ़ थे। तीसरा पहलू जो बहुत अहमियत का है वो 9 मई के वाक़यात हैं। ठीक, तो ये वो मल्टी प्रॉन्ग्ड एनालिसिस एंगल्स हैं इन्वेस्टिगेशन के, जिसको खोज लगाने की कोशिश कर रहे हैं।
और चौथा जो पहलू है मुबैना करप्शन का है दौरान सर्विस, कि वो कौन कौन सी मुबैना तौर पर करप्शन की चीज़ों में इन्वॉल्व थे। बिलखसूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, चाहे वो रिंग रोड हो उसमें दिलचस्पी रखना या फिर टॉप सिटी का मामला हो, जिसकी बुनियाद पर अब बात आगे बढ़ी है और उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है। तो अब पहला पहलू जो 2024 का मदाखलत का है, जो कि पोस्ट रिटायरमेंट और आर्मी एक्ट की मुबैना खिलाफ वर्जी उन्होंने की है, और ये पाकिस्तान आर्मी की प्रेस रिलीज़ में भी बात मेंशन थी और लोग जानना चाह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया है। उसके लिए मेरी मालूमात ये हैं कि इलेक्शन जब होने वाले थे वो इलेक्शन कमीशन के हुकाम से बाकायदा राब्ता भी कर रहे थे मुबैना तौर पर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और कुछ कैंडिडेट्स के लिए इन्फ्लुएंस करना चाहते थे। इस बात की जो मदाखलत जब इलेक्शन कमीशन ने देखी, इलेक्शन कमीशन के एक आला अफसर ने जाकर मुतलका इदारे को आगाह किया इस मदाखलत से, जिसको मुबैना मदाखलत का नाम दिया गया, रिटर्न शक्ल में या कि आगाह कर दिया गया था, चाहे वो तहरीरी शक्ल में था। और अब हो सकता है इस पे केस आगे बढ़े और वो रियासत केस को आगे बढ़ाए, ये क्योंकि पाकिस्तान आर्मी का काम नहीं है। पोस्ट रिटायरमेंट जो है वो सिविलियन चीज़ें देखेंगी। ठीक। और जो दूसरा पहलू है वो करप्शन का है मुबैना तौर पर। अच्छा, ज़रा एजाज़ साहब से जानते हैं कि एजाज़ साहब भी उस दिन के बाद तो बहुत ज़्यादा दौड़ धूप में लगे हुए हैं और बहुत मालूमात इकट्ठी की होंगी, तो आपकी क्या मालूमात है? सलीम भाई, अब चूँकि कार्रवाई का आगाज़ हो गया है तो अब ट्रैफिक एक यकतरफा चल पड़ी है। हाँ। अब किसी की जेब कटी है वो भी फैज़ हमीद के नाम पर लगा दें। हाँ। किसी का सर कटा है तो वो भी फैज़ हमीद के नाम पर लगा दें, जो मर्जी लगा दें। हाँ। ये नहीं है कि फैज़ हमीद साहब को फरिश्ते थे, ना मैं उनको डिफेंड करने बैठा हूँ, ना मेरा कभी ज़िंदगी में उनसे रब्ता हुआ। बात यह है कि पहले मैं ज़रा हिस्ट्री से शुरू करूँ। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, कभी किसी जर्नैल के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन 99 का जो कू हुआ था, मिलिट्री कू हुआ था, उसमें उस वक्त के जो ISI चीफ थे ज़ियाउद्दीन ख्वाजा, उनको आल्दो के प्राइम मिनिस्टर ने तो आर्मी चीफ बना दिया था और कानून और आइन के मुताबिक तो वो आर्मी चीफ थे। लेकिन आपको पता है जनरल मुशर्रफ साहब ने उनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की एक प्रोसीडिंग की थी। वो जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग कोर्ट मार्शल मेरे ख्याल में नहीं हुआ था, सिर्फ उनको रिमूव किया था। उनको उनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग की गई थी और अच्छा, उनको गिरफ्तार रखा गया था, वो बंद रहे थे और फिर बाद में काफ़ी अरसे के बाद उनको रिलीज़ किया गया था। सज़ा उनकी फिर बाद में माफ़ की गई थी। उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी और वो ISI चीफ थे और उनके खिलाफ जो चार्ज था वो ये था कि उन्होंने अपने आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ नवाज शरीफ के साथ मिलके या उन लोगों के साथ मिलके उन्होंने साजिश की है, उनके ऊपर ये चार्ज था। बाद में उस प्रोसीडिंग को उन्होंने सेट असाइड कर दिया और उनको रिलीज़ किया। ठीक। दूसरी बात यह है कि फैज़ हमीद साहब के बारे में एक प्रेस रिलीज़ आई है और प्रेस रिलीज़ में जो दो बड़े इल्ज़ाम लगे हैं, एक इल्ज़ाम लगा है कि उन्होंने करप्शन की है टॉप सिटी की, और दूसरा इल्ज़ाम उन पे ये लगा कि उनकी रिटायरमेंट के बाद की जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी हैं। जो जाहिद ने बात की है कि 2024 के इलेक्शंस में, मेरे नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है, मुमकिन है इनकी बात दुरुस्त हो, मैं नहीं उनको चैलेंज करता, लेकिन 2024 में तो फैज़ हमीद साहब के बाजू कट चुके हुए थे, उनके पास पावर कोई नहीं थी। मेरी ज़ाती तो मालूमात में ये बात ज़रूर है और ये इस बात की तस्दीक मुझे उनके फैमिली के एक बड़े ज़िम्मेदार बंदे ने भी की है कि उनके एक बड़े करीबी दोस्त थे जो कि कैंडिडेट थे 2024 के इलेक्शन में, वो उनका इलेक्शन रिज़ल्ट जानने के लिए ज़रूर कोशिश करते रहे। अब मुझे ये बताएं कि 2024 का इलेक्शन जिसमें पूरी इस्टेब्लिशमेंट सारी चीज़ों को देख रही है, उसमें नहीं, तो ये जो बाकी उनके पे इल्ज़ाम है कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ उसने की है, तो ये तो भी उसी दौर की बात है। जी, ये उस दौर की बात है, लेकिन तो वो अगर ये काम उन सब कुछ चीज़ों के होते हुए कर सकते थे तो वो भी कर सकते थे। लेकिन मेरे ख्याल में फैज़ हमीद साहब को दो चीज़ों का बड़ा पता था। एक तो ये है कि फैज़ हमीद साहब को खुद पता था कि ही इज़ बीइंग मॉनिटर्ड। हाँ। उनको इस बात का पता था, वो ओपन ऐसा कोई काम नहीं कर सकते। दो चीज़ें सामने। तो फिर ये जो है ISPR में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की बात है, तो आप समझते हैं कि उसमें कोई वज़न नहीं है? नहीं, उसमें वज़न है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि वो वज़न कैसे है। हाँ। दो बातें जो मेरे पास मालूमात आई। फैज़ हमीद साहब को 12 अगस्त को गिरफ़्तार किया गया था, 12 अगस्त 2024 को। 2 दिन के बाद रावलपिंडी जेल के एक डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट हैं अकरम, उनको गिरफ़्तार किया गया। अभी
गिरफ़्तार तो ना कहें क्योंकि कानूनी तौर पे वो अरेस्ट नहीं है। अभी उनके ऊपर एक ज़ाहिर है एक पिटीशन भी चली गई हुई है। अब मुझे नहीं पता हुकाम इसका हल क्या निकालेंगे, लेकिन सारी दुनिया को पता है कि वो किस लिए गिरफ़्तार हुए या किस लिए उनको पकड़ा गया। गिरफ़्तार दुरुस्त नहीं है वर्ड। पिटीशन क्या चली गई? पिटीशन उनकी रिकवरी के बारे में कि वो लापता हो गए हैं। अच्छा। कि वो जबरी तौर पर लापता कर दिए गए। अब मामला ये है कि मेरी मालूमात के मुताबिक फैज़ हमीद साहब के पास से एक टेलीफोन मिला है, एक ओल्ड फीचर फ़ोन जो पुरानी नोयत का चीनी साख्त का, वो फ़ोन इनके पास भी था। जो डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट हैं, तकरीबन 5 के करीब इनके पास नंबर थे। फैज़ साहब के पास भी आपको पता है कि मल्टीपल नंबर थे। तो फैज़ हमीद साहब उस फ़ोन से बात करते थे, मुबैना तौर पे जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट के साथ बात करते थे, और वो पैगाम रसानी का काम करते थे। डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट मुबैना पर पैगाम रसानी करते थे बिटवीन इमरान खान एंड फैज़ हमीद और भी बहुत सारे लोग हैं। फैज़ हमीद साहब से मेरी इतलात के मुताबिक कुछ चीज़ें जो बरामद की गई हैं उनमें वो टेलीफोन भी है, और मेरी इतलात के मुताबिक कि वो चीज़ें उनको उनके ज़ाहिर है उनको कन्फ्रंट भी करवाई गई हैं। अब वो क्या हुआ है आगे, मुझे उससे आगे की मालूमात नहीं पता। दूसरा इल्ज़ाम जो बात आती है वो रऊफ़ हसन साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। रऊफ़ हसन साहब का जो मोबाइल फ़ोन है और उनका जो लैपटॉप है, वो जब स्कैन किया गया तो वहाँ से भी कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिससे जो कनेक्शन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ फैज़ साहब का रिटायरमेंट के बाद का जो स्टिपुलेटेड टाइम है, कम से कम 2 साल, लेकिन अहम पोजीशंस के ऊपर 5 साल की भी पाबंदी होती है, वो पूरा नहीं किया गया और वो राब्ते मौजूद हैं उनके। तो बेसिकली जो चीज़ें साबित होती हैं या जो चीज़ें मेरे पास बराह रास्त मालूमात हैं वो ये 2 चीज़ें हैं जिनके ऊपर हैं। और वैसे भी जो इलेक्शन की बात है 2024 की, वो आपको भी पता है कि इलेक्शन जो है वो तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर इंतज़ामिया करवा रही थी। इलेक्शन कमीशन तो एक ज़्यादा कहें कि पोस्ट ऑफिस का एक रोल था। जो मैनिपुलेशन आपको पता है 18 में भी मैनिपुलेशन के इल्ज़ामात हैं और 24 में भी इल्ज़ामात हैं। 18 में तो RTS बैठ गया था, 24 में हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसका पूरा सिस्टम बैठ गया था। तो वो जो ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम है वो किसी सेंट्रलाइज्ड तरीके से नहीं, हर इलाके में एक ख़ास किस्म का एक सिस्टम है तो वो उसके ज़रिए बनाया गया था। तो वो मेरा ये ख्याल है। जी जायद, देखिए सलीम साहब, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर आप एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उसको आप पढ़िए। जब जनरल साहब DGIS आए थे, एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे थे, वो रिपोर्ट आप देखिए, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की है, 82928 नंबर है उस केस का। और ये रिपोर्ट उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के सामने रखी गई थी। अगर आपको कभी मौका, टॉप सिटी के बारे में थी, टॉप सिटी के बारे में, और उसमें जो चीज़ें बताई गई हैं, और ये इस वक्त महवर है इन्वेस्टिगेशन का जनरल साहब के साथ वहाँ पर। और इसमें जो लोग जुड़े हुए हैं, तो आपको इन लोगों के मैं नंबर बता दूं तो हैरानगी होगी कि उनकी भी बराह रास्त सिविलियन जो हमारे इदारे हैं उनको, कुछ लोगों को डिटेन कर चुके हैं या कुछ की इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। और आप देखेंगे कई केसेस जाएंगे एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब को, FIA को और दूसरे इदारों को, इसको अट्रैक्टिव कर दिया जाएगा इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को। और बशीर मेमन साहब के दौर में ये इन्वेस्टिगेशन हुई थी और ये सारी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यही एक जो नेक्सस है, मुबैना तौर पर इसको नेक्सस का नाम दें या फिर एक रियासती अमूर में जो उस वक्त काम हो रहे थे, जो अब रियासत को लगता है कि ये काम सही नहीं थे, जिसमें साकिब निसार साहब का भी एक मुबैना रोल नज़र आता है। तो वो ख़ुद ज़ाहिर एक रवाबे, तो दूसरी चीज़ें, अब मेरी भी बात हुई है जस्टिस साहब से और जो दूसरे उनके साथ लोग थे, और जनरल साहब का एक मौक़िफ़ हमेशा रहा है, जो आपकी भी बात हो या दूसरे जर्नलिस्टों की, वो ये कहते हैं कि मैं सब कुछ उस वक्त के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की ईमा पर कर रहा था, क्योंकि वो मेरे डायरेक्ट इमीडिएट बॉस थे। अगरचे मैं प्राइम मिनिस्टर को भी रिपोर्ट करता था, लेकिन उनकी सारी चीज़ें, फैज़ाबाद धरना हो या दूसरी चीज़ें हों, इस पर जो जनरल बाजवा के फैमिलीज़ रहे हैं, इवन बराह रास्त भी मेरी उनसे बात हुई है, तो उससे सारे लोग तो यही कहते हैं कि हम कानून की रोशनी में सब कुछ कर रहे थे। और यही कहा जा रहा है कि मैंने इन तमाम जो उनके साथ लोग जुड़े थे उनसे पूछा कि आप लोगों से असिस्टेंस मांगी गई है इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए, अगर मैं ये लफ्ज़ डिटेन करना कहूँ या फिर क्वेश्चनिंग या नोटिस सर्व किए गए हैं,
क्या आप लोगों से रहनुमाई मांगी गई है कि हमें बताएं ताकि हम इस इन्वेस्टिगेशन को आगे लेके जाएं, क्योंकि ये करप्शन का भी मुबैना मामला है। और ख़ुद एक रिंग रोड की स्टोरी मैंने की थी जिसमें 132 अरब रुपए खड़ा किया था गैर कानूनी तौर पर रिंग रोड के चक्कर में, जब इमरान खान की हुकूमत थी। और उस वक्त के मेरे करियर में आज तक मुझे किसी सर्विंग DGISI ने कोई बराह रास्त कांटेक्ट नहीं किया या मैसेजेस नहीं किए। मुझसे जनरल साहब ने पूछा था कि ये कौन लोग हैं और कितने पैसे इन्होंने कमाए हैं, तो इससे पता चलता है कि उस वक्त उन्होंने फ़ोन किया जी उस वक्त मुझे मैसेज करके पूछा था कि ये लोग कौन हैं, ये वो सारी डिटेल्स मैंने उनको दी थी। इसका मतलब है कि वो दिलचस्पी रखते थे कि ये कौन लोग हैं, क्योंकि जो रिंग रोड का एक चक्कर था उसमें तो ऐसे नाम थे उस वक्त इमरान खान की कैबिनेट का हिस्सा थे, अब मुल्क से बाहर भी हैं, वो इसमें बराह रास्त मुबैना तौर पर मुलव्वस थे, उनका अपने रकबे आ रहे थे और रिंग रोड इतना बड़ा स्कैंडल हुआ। और अभी मेरी इतलात में हसास इदारों ने जो रावलपिंडी डिवीज़न का पूरा रेवेन्यू का रिकॉर्ड है और जो पुराने 2 कमिश्नर थे जिसमें गुलजार हुसैन शाह और दूसरे लोग जिन्होंने बाद में ये चीज़ें की, उनसे ये रहनुमाई तलब की है कि आप सारा रिकॉर्ड दे दें, क्योंकि इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। ये सिर्फ टॉप सिटी तक का महदूद नहीं है मामला, बिल्कुल ही आप देखेंगे कि ये इसमें बड़ी चीज़ें निकलेंगी और हो सकता है कोई हुकूमत में बैठा हुआ एक आदमी भी इसमें फंस जाए। मौजूदा हुकूमत जी मौजूदा हुकूमत में मैं आपको डिवीज़न भी बता देता हूँ, रावलपिंडी डिवीज़न से, इसी ज़मीनों के मामलात में और दूसरी चीज़ों में। तो ये इतना आसान मामला नहीं है, इसमें 2 रिटायर्ड डिप्लोमेट्स भी पाकिस्तान के एम्बेसडर रहे हैं, उनसे भी पूछताछ हो रही है इस इशू पर। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सेंसिटिव भी है, हसास भी है, और आगे जाके क्या होता है कुछ एजाज जो डेटा मिला है वहाँ से 2 ब्रिगेडियर्स तो उस वक़्त उनके साथ ही डिटेन कर लिए गए हैं, तो इसके अलावा कोई हाजिर सर्विस या रिटायर्ड मज़ीद लोगों तक ये सिलसिला दराज हो सकता है? सलीम भाई, मेरी इतलात के मुताबिक 40 के करीब ऐसे रिटायर्ड और शायद एक आध कुछ सर्विंग भी ऑफिसर्स हैं जिनको बाहर जाने की पाबंदी आयद कर दी गई है। और ये चूँकि तहकीकात काफ़ी दिनों से हो रही थी, 12 अगस्त से पहले से, और ये 12 अगस्त से पहले की मामलात हैं, उन पर पाबंदी कुछ लोगों के ऊपर आयद की गई है कि वो बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकते, पूछगिछ की जा रही है। और ज़्यादातर जो रेडार है वो जो रिटायर्ड हमारे जो वेटरन्स हैं उनके ऊपर है। जो सर्विंग इस वक्त जो लोग हैं, मेरी इतलात के मुताबिक, ज़ाहिर है आपको पता है सिस्टम है वो मॉनिटर तो करते ही है, लेकिन ज़्यादा जो रेडार है वो रिटायर्ड लोगों का है। जिन 2 लोगों का ज़िक्र आया है के बाद में फ़ौज ने भी अनाउंस किया है, अगर वो पटिशन जो इनिशियली फ़ाइल की गई थी उसमें भी उन 2 बंदों का नाम आता है। उनमें एक ब्रिगेडियर गफ़ार हैं जो उस वक्त कर्नल थे, और कर्नल जो गफ़ार थे ये वो साहब थे जो कि रेंजर्स के हेड थे, रेंजर्स की टीम के हेड थे जिन्होंने टॉप सिटी के ऊपर छापा मारा। जो दूसरे ब्रिगेडियर्स हैं, ब्रिगेडियर नईम, ये उस वक्त एक इंटेलिजेंस की यूनिट थी, उसको हेड थे, और इनका भी ताल्लुक़ चकवाल से ही है। तो चूँकि चकवाल कनेक्शन होने की वजह से बड़े करीबी ताल्लुक़ थे। और बाय द वे ब्रिगेडियर नईम ये वही साहब हैं कि जब इन्होंने कंवर मुईज़ के घर पे छापा मारा था, तो कंवर मुईज़ के जो बेटा था, नौउम्र बच्चा, उसकी गर्दन के ऊपर इन्होंने पाँव रखा था। ये वो साहब हैं जिनको पकड़ा गया है। तो ज़ाहिर है उस वक्त जो इनके ऊपर इल्ज़ामात हैं वो बेसिकली वो यही इल्ज़ामात हैं। एट दैट टाइम भी ये हमने रिपोर्ट किया था पहली दफ़ा, और आपको याद होगा कि जिस वक्त मैंने ये रिपोर्ट किया था, लाइव था शाहज़ेब का शो, तो इंश्योर किया गया था बाद में कि रिपीट टेलीकास्ट में वो जो मेरी लाइव हिट है वो ना आए, और वो नहीं आई। वो नहीं आई। और आज भी अगर आप 17 या 19 मई का 2017 का जो प्रोग्राम है वो जाके YouTube से देखें, उस पर इससे जो मेरी लाइव हिट है वो वहाँ पर मौजूद नहीं है। तो वो इंश्योर किया गया था, ये कंट्रोल भी था ना मीडिया का। आपने उस वक्त कहा था कि ये हुआ है? नहीं, मैंने उस वक्त बताया था कि उस वक्त देखें ये वाक़या तो सारे रिपोर्ट कर रहे थे ना कि कितना बड़ा, बल्कि वाक़े को रिपोर्ट इस तरह से किया जा रहा था कि एक दहशतगर्द जो हैं वो पकड़े गए हैं और टेरर फाइनेंसिंग होती है, और बहुत सारे हमारे दोस्त जो हैं वो टेरर फाइनेंसिंग से इसको जोड़ रहे थे, फिर MQM से जोड़ रहे थे। ये हैदर अब्बास रिजवी
हैदराबाद रिजवी की और वसीम अख्तर की इन्होंने तस्वीरें चलाई थी कि ये वहाँ पर देखें जी शूटिंग कर रहे हैं। शूटिंग रेंज में कोई बंदा शूटिंग कर रहा हो तो वो दहशतगर्द होता है। सियासतदान थे, ठीक है, उनका दोस्त भी है और वो मुइज़ उनके दोस्त थे। तो इनको देखें ना, ये हम मीडिया को भी कुछ शर्म आनी चाहिए कि हम आज फैज़ हमीद के तो पीछे पड़ गए हैं, लेकिन क्या हमने को माफ़ी मांगी है जो उस वक्त हम रिपोर्टिंग करते रहे? मुझे बताएं, हमारे टेलीविज़न चैनल्स हेडलाइन चलाते रहे कि जी टेरर फाइनेंसिंग हमने पकड़ ली। किसी ने एक ने भी माफ़ी मांगी है? किसी जर्नलिस्ट ने माफ़ी मांगी हो? चलो टीवी चैनल नहीं मांगता तो ये सारे हम जब पावर में होता है कोई तो हम बिल्कुल बिछ जाते हैं उसके पीछे, जो हुक्म आता है तारीफें होती है, तारीफें करते हैं, और जब वो पावर से निकल जाता बना देते हैं और जब ये वक्त आ जाता है तो फिर सब पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन ये भी तो मजबूरी है ना कि खबर भी तो दे दी है ना। एक खबर दें, ठीक है। मैं सलीम भाई, मैं खबर देने की बात नहीं करता हूँ कि खबर ना दें, खबर ज़रूर दें, लेकिन कम से कम थोड़ा सा अपने पहले रवैये पे कुछ माफ़ी मांगे, अपने पहले रवैये पे माफ़ी मांगे और आगे तो अपना ठीक है। आप देखें कि जब अच्छा चलो जायद भाई ने तो खैर उस वक्त भी उनकी तारीफें नहीं की है, नहीं उस वक्त भी खबरें थी। पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में ये होता है कि जब आप पावर में होते हैं खबरें नहीं लगाने देते या आने नहीं देते, उस वक्त खबरें थी। ये बताइए, मैं बता देता हूँ आपको, नजफ हमीद की खबर बता देता हूँ। FIA ने उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू की थी एक कंप्लेंट पर, जब इनके भाई DGIS आए थे 2017, 18, 19 में, और बशीर मेमन साहब के दौर में ये इंक्वायरी अभी तक पड़ी हुई थी जी। और अभी तक कोई पता नहीं है उस इंक्वायरी का। वो इस्लामाबाद में जहाँ पटवारी लगे थे, डिपुटेशन पर आए थे, पंजाब गवर्नमेंट के मुलाजिम थे, और उनके खिलाफ मुबैना तौर पर प्लाटों के कुछ वो थे, ज़मीनों के खुद बुर्द के मामलात के। अगर आप ये सारी चीज़ें उठा के देख लें, डॉक्यूमेंट आप स्क्रीन पे भी दिखाइएगा, मैं आपके प्रोड्यूसर को दे दूँगा, और जो करप्शन की जिसकी बुनियाद पर इंक्वायरी हो रही है, वो अगर 111 या 123 कनाल ज़मीन थी, उसको उन्होंने 2123 कनाल बना। उस वक्त रिपोर्ट की थी उसको? मैं आपको बता नहीं सकता, मैंने रिपोर्ट फाइल कर दी थी, मेरे पास सारी चीज़ें थी, अभी भी हैं। आज तक किसी को जुर्रत नहीं हुई कि वो स्टोरियाँ चलाए। अब ये सिलसिला शुरू हुआ है तो ऐसा ऐसा चीज़ें उस वक्त हो रही थी, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे दूसरी चीज़ें हों, अलकादिर, इसमें तो अलकादिर ट्रस्ट भी जुड़ता है। ये आप देखिएगा, ये आगे आकर इन्वेस्टिगेशन के जो ताने बाने हैं अलकादिर ट्रस्ट के सारे, ये इससे जुड़ेंगे। नाजरीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो मेहमानों के साथ गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में। आज के जिरगे में हमारे साथ हैं जनाब एजाज सईद साहब और जनाब जायद गशकूरी साहब। जायद गशकूरी साहब, जजेस का जो नाम आ रहा है कि जी कुछ जजेस भी इस सिलसिले से मुंसलिक है और उनके खिलाफ ये क्या चक्कर है? ये बड़ा दिलचस्प है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जजेस भी इस पोजीशन में आ सकते हैं, हो सकता है उनसे पूछताछ की जाए कि वो कुछ ऐसे फ़ैसले हैं या फिर कुछ फ़ैसलों से हट के भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मामलात देखे जा रहे थे, और उसी वजह से उनमें से एक जज ने रिज़ाइन भी कर दिया था। तो मैंने उनमें से अभी थोड़ी देर पहले एक से रब्ता करने की कोशिश की कि पूछूं कि आपको कोई रब्ता किया गया उनसे, तो पता चला कि नहीं, उनको अभी तक रब्ता नहीं किया गया। लेकिन मैंने चीफ़ जस्टिस फॉर्मर से भी बात की थी, वो मुल्क से बाहर हैं। उन्होंने कहा कि जी मैं सितंबर में आ रहा हूँ, और मेरे तो रब्ते रहे हैं, ये मानते हैं वो बात। उन्होंने कहा मेरे तो रब्ते रहे हैं, लेकिन हमारे प्रोफेशनल रब्ते होते थे, ये नहीं है कि हम कोई डील कर रहे हैं। आइन की रोशनी में, कानून की रोशनी में मैं सब कुछ करता रहूँ, तो मेरे ख़िलाफ़ कोई ऐसी चीज़ नहीं हो सकती कि मैंने कानून की खिलाफ वर्जी की थी। लेकिन उससे कुछ ऐसे डिसीजन लिए गए हैं जिससे ये इस तक रुकेगा नहीं इस स्टेज पर। जिस तरह आज़ाद ने बताया, बिल्कुल इन्होंने एक्यूरेट बात की है कि बहुत सारे रिटायर्ड और सर्विंग उनके नाम लिस्ट पे रखे गए हैं कि मुल्क से बाहर ना जा सके। आपको ये गिरफ़्तार होते हुए भी नज़र आएंगे, इनके ख़िलाफ़ एक्शन भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि सरकार इसको कैसा देखती है, इस केस को खामोश रहेगी। और दूसरा, पाकिस्तान मिलिट्री तो इसको देख नहीं सकती कानून की रोशनी में, ये सारे सिविलियन इदारे हैं और देखेंगे। अब लोगों को लगेगा कि ये एक नई ड्राइव शुरू हो गई। और 9 मई के वाक़यात को तो हमने डिस्कस ही नहीं किया कि 9 मई के जो वाक़यात हैं, इससे जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं और जो टेलीकम्युनिकेशन इंटरसेप्ट हुई है, 631 लोग इस वक्त अंडर क्वेश्चन हैं 9 मई के वाक़यात में, जो कि इम्पॉर्टेंट लोग हैं। ये नहीं है कि छोटे छोटे लोग हैं, जिसमें पाकिस्तान आर्मी के अपने ऑफिशियल थे 76, जिसमें 32 को उन्होंने नौकरियों से फारिग कर दिया है, और इसमें ज़्यादातर ऑफिसर शामिल हैं। उन्होंने इसको बाकायदा अनाउंस भी किया था। और ये दूसरे इदारे भी हैं पाकिस्तान के, जिसमें एक पाकिस्तान के
तो सीनियर ग्रेड 22 के अफसर हैं और एक साबिक वो हैं आईजी पुलिस रहे हैं। तो ये बहुत सारे लोग हैं जिनको अंडर क्वेश्चन उसमें रखा गया है। और जब ये दायरा आगे बढ़ेगा या कुछ लोग सामने आ जाएंगे और ये नेक्सस मुझे लगता है कि शायद इमरान सारी रुख जो है इन्वेस्टिगेशन की इमरान खान की तरफ है। अच्छा एजाज़, आपको इस उनकी गिरफ़्तारी से पहले या उसके बाद जितनी तहकीक आपने की है, आपको लगता है कि 9 मई में उनका कोई हाथ था? सलीम भाई, जो मालूमात वो मैंने डिप्टी जेल सुप्रेंडेंट के वाले से बात की है, उन मालूमात में कुछ ऐसी चीज़ें इंडिकेट ज़रूर करती हैं कि 9 मई से पहले के कोई राब्ते ज़रूर हुए हैं। अब वो राब्ते किस नोयत के हुए हैं, क्या पैगाम रसानी हुई है, ये तो तहकीकात जब सामने आएगी तो उसी वक्त आप कह सकते हैं। लेकिन जो सिक्योरिटी हुकाम है वो तो ये सस्पेक्ट करते हैं कि 9 मई से पहले 9 मई के वाक़यात में इनका कोई ना कोई रोल है। अब वो रोल क्या है कम से कम मेरे इल्म में नहीं। अब देखें जब चार्जशीट आएगी इनके ऊपर तो फिर पता लगेगा कि एग्जैक्टली चार्ज इनके ऊपर क्या लगाया जाता है। और मेरे ख्याल में ये जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई है, आमतौर पे हमने देखा जनरल जावेद इकबाल के ख़िलाफ़ भी इस तरह की कार्रवाई की गई थी। ये ख्वाजा ज़ियाउद्दीन का मैंने आपको जिक्र किया, उनके ख़िलाफ़ भी ये कार्रवाई की गई। एक जो जनरल थे जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल से होते करीब से होते बचे, वो लाहौर के कोर कमांडर थे गनी साहब, जिनको उनके ओहदे से हटा दिया गया, उनके ख़िलाफ़ भी ये कार्रवाई इनिशिएट होने लगी थी, जो कि ज़ाहिर है मिलिट्री क़यादत ने उसे मुनासिब नहीं समझा तो वो नहीं की गई। तो देखें जब चार्जशीट फाइल होती है तो आम तौर पे ये देखा जाता है कि जो बाहर सरफेस होती है उससे डिफरेंट चार्ज होते हैं। अब देखेंगे ये कि चार्ज किस नोयत के हैं और स्पेसिफिक बात, क्योंकि चार्जशीट में तो अभी तक जो चार्जेस सामने आए हैं इसमें कौन सा आपको ज़्यादा सीरियस लगता है और जो उनके लिए ट्रबल मेरे ख्याल में सलीम भाई, ये जो चार्जेस अभी इन्होंने सरफेस किए हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा सीरियस चार्ज जो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ ये करप्शन वाला बड़ा सीरियस है। उसकी बड़ी वजह है कि ये जो 2017 के वाक़यात हैं, आल दो के पुराने वाक़यात हैं, 2017 के वाक़यात में जब ये DGC थे उस वक्त ये सारे वाक़यात MI के इल्म में भी थे, जो मिलिट्री इंटेलिजेंस थी, और MI के सरबरा मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर थे। उनको सारी बात का ऑन दी बैक ऑफ हिज हैंड इनको आर्मी चीफ को भी पता है। एट दैट टाइम भी ज़ाहिर इनको पता था, उन्होंने रिपोर्ट्स फाइल की थी कि ये सब कुछ हुआ है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये, और वैसे भी किसी के ऊपर कोई पॉलिटिकल चार्ज लगाना वो तो बाद में पॉलिटिकल पोलराइजेशन या पॉलिटिकल एक नैरेटिव का हिस्सा बन जाता है। मेरा ये ख्याल है कि जो सीरियस चार्ज है, गो के फ़ौजी का सियासत में होना या सियासत रिटायरमेंट के बाद भी करना एक चार्ज बनता है जब फ़ौज फैसला कर ले। लेकिन असल बात यह है कि पहली दफ़ा फ़ौजी क़यादत अपने एक साबिक DGI को ये कह रही है कि उसने सर्विंग के दौरान मुबैना करप्शन की है। ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ा एडमिशन है और इसकी लोकल डायनेमिक्स नहीं है, इंटरनेशनल डायनेमिक्स भी है। एक तो सलीम भाई आपको पता है कि हम तो इस सारे सिस्टम पे तनकीद करते हैं और अभी भी जिस तरीके से ये हो रहा है उसको वो कोई हम इतनी ज़्यादा अप्रीशिएट नहीं करते। लेकिन एक चीज़ अप्रीशिएटेबल है कि देखें फ़ौज ने एक काम तो शुरू किया, काम तो कोई शुरू किया, ठीक, कि एक एहतसाब का अमल इन्होंने कहा कि जी हम एक अफसर के ख़िलाफ़ शुरू कर रहे हैं। तो चले एक बिगिनिंग हुई है, आज ये शुरू हुआ है तो कल और भी आगे बढ़ेगा। तो अगर और आगे बढ़ेगा तो इसका मतलब है और लोगों की करप्शन के केसेस भी इस तरह पब्लिक होंगे। एक प्रेसिडेंट सेट कर दिए। तो मेरे ख्याल में एक आगाज़ हुआ है तो देखें आगे पहुंचता है। लेकिन इसमें एक ज़्यादती और एक जुल्म ज़रूर हो रहा है। मेरा ये ख्याल है कि जिस तरीके से हम बैठ के सारे TV चैनल्स बैठ के एक यकतरफा ट्रैफिक चला रहे हैं ना, यकतरफा ट्रैफिक चला रहे हैं कि जी आप इस वक्त फैज़ हमीद के बारे में जो मर्ज़ी बातें करें, आपको कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन क्या फैज़ हमीद का कोई मौक़िफ़ आ रहा है? नहीं। क्या फैज़ हमीद की फैमिली का कोई मौक़िफ़ आ रहा है? नहीं। देखिए एक बंदा अगर इतना ही बुरा था वो आपकी इतनी अहम पोजीशंस के ऊपर रहा है, असल में अब कोई है भी नहीं ना, तो हम तो देने के लिए तैयार है। अगर उनके फैमिली का हमने तो पूरी कोशिश की है, मैं भी कर रहा हूं, उनके फैमिली का कोई बंदा या उनके दोस्तों में से कोई अगर आके उनकी सफाई पेश करना चाहता है। सलीम भाई मैं तो उनकी फैमिली से राब्ते में हूँ और उनकी फैमिली ने मुझे 1-2 दफ़ा अपनी इंफॉर्मेशन भी शेयर की और ज़ाहिर है वो भी एक स्टेट ऑफ फियर में है।
तो मैंने उनको रिपोर्ट किया। लेकिन मैं हैरान उन लोगों पे भी होता हूँ ना कि सलीम भाई, जब ये फैज़ हमीद साहब चीफ थे ISI के या DGC थे, तो हमारे बहुत सारे लोग तरसते थे उनसे मुलाकात करने के लिए, टाइम लेते थे, मुलाकातें करते थे। तो सलीम भाई आपको पता है इस बात का, ज़ाती तौर पे मुझे पता है, आपको पता है इस बात का, और बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं। और वो लोग जो जाते थे, घंटों बैठ के इंतज़ार किया करते थे, जाके इनसे मिला करते थे। मैं तो कभी नहीं उधर गया, लेकिन मुझे पता है और आपको भी पता है और आपको बहुत सारी चीज़ों का पता है। वो लोग आज बैठते हैं और बैठ के टेलीविज़न के ऊपर फैज़ हमीद के बारे में ऐसी ऐसी बातें करते हैं, और मैं हैरान होता हूँ कि ये क्या इन लोगों में कोई अखलाकी ज़रूरत है कि ये बताएं कि ये खुद जाके उससे क्या बातें करते रहे। आज ये कहते हैं कि वो बाकी सब चीज़ें तो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन जब कंवर मुइज़ को उन्होंने दहशतगर्द बना दिया था और उनके गले में ये सब कुछ डाल दिया था, तो उस वक्त उनका मौक़िफ़ भी मीडिया पे देने वाला कोई नहीं था। जी बिल्कुल दुरुस्त बात। हाँ, बिल्कुल दुरुस्त बात। उस वक्त सिर्फ फैज़ साहब का मौक़िफ़ आ रहा था, सिर्फ फैज़ का मौक़िफ़ आता है। अच्छा जायद, कोर्ट मार्शल अभी शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है? क्योंकि जो सीरीज़ आई थी उसमें तो कहा गया था, अगर जो पहले इन्वेस्टिगेशन का स्टेज होता है, लेकिन उसमें तो ये बताया गया था कि इन्वेस्टिगेशन की गई, उसमें सबूत मिले, तो इसलिए अब उनके ख़िलाफ़ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की जा रही है। तो आपकी क्या मालूमात है कि कोर्ट मार्शल की कार्रवाई बाकायदा शुरू हुई है, उसके लिए जज वगैरह की नामिनेशन हुई है कि नहीं हुई है? फैज़ साहब ने अपने लिए वकील वगैरह रख दिए कि नहीं रख दिए? बिल्कुल, इंक्वायरी मुकम्मल हुई है, आप उसको इन्वेस्टिगेशन का भी नाम दे सकते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की या एक हुक्म की रोशनी में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग गई और उन्होंने बाकायदा मेजर जनरल की सरबराही में एक वो कर दी थी। उसने 3 महीने लगाए, कम से कम 3.5 महीने, अप्रैल में ये किया गया। उसके बाद जब उनको लगा कि ये एक इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस है पाकिस्तान के 2-3 स्टार जनरल के ख़िलाफ़, इसको कोर्ट मार्शल की शक्ल दी जा सकती है, इसलिए तो ये अब किया गया है। कोर्ट मार्शल बाकायदा शुरू हो चुका है। लेफ्टिनेंट जनरल एक हैं, 2 ब्रिगेडियर उसको असिस्ट कर रहे हैं, एक कर्नल हैं, एक पूरा कोर्ट है, और कानून की रोशनी में इनको अपना वकील भी हक़ हासिल है करने का। शायद हो सकता है कल हो जाए, हो सकता है अगले हफ्ते, हर सूरत में हो जाए। वो अपना सफ़ा एक कर सकते हैं वकील। अच्छा, यानी जेक ब्रांच ने उनके लिए जो कोर्ट है बाकायदा बना दिया है, वो तो कोर्ट बना दिया है, लेफ्टिनेंट जनरल और 2 ब्रिगेडियर। जी, 2 ब्रिगेडियर, एक कर्नल, एक पूरी एक हायरार्की है कोर्ट की, जैक की, जो भी आपको पता है, एक जनरल नॉलेज है, सबको मालूम है। और ये इस एविडेंस की बुनियाद पे किया गया है। ये सारा, ये 2 किस्म की इन्वेस्टिगेशन है। एक तो ड्यूरिंग सर्विस उसकी इन्वेस्टिगेशन है, और दूसरा उनकी पोस्ट रिटायरमेंट है। जब उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, उसके बाद दूसरी चीज़ों में उन्होंने मदाखलत की मुबैना तौर पर, जिसकी वजह से एक स्पेसिफिक प्रेस रिलीज़ भी आई और 2 काइंड की ये इन्वेस्टिगेशन है। अब उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट क्या हो सकती है, ये तो क्योंकि अब अंडर ट्रायल हैं चीज़ें। अगर इन केस पनिशमेंट उनको मिल जाती है और वो सज़ा कसूरवार करार पाते हैं, तो फिर ज़ाहिर है एक अपील वहाँ पर वो करेंगे उसी जगह, और केस उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी जा सकता है कि माफ़ी करते हैं या नहीं। इन केस हम सपोज कर रहे हैं, और फिर इस हाई कोर्ट में ये केस आ जाएगा। आपका क्या अंदाज़ा है कितने अरसे में फाइनल फैसला हो जाएगा? मेरी नज़र में इस साल के आखिर तक हो जाएगा। अच्छा एजाज़, ये कोर्ट मार्शल का प्रोसीडिंग इसका किस तरह होता है, क्या तरीका अपनाया जाता है, और फिर ये कि क्या इस फैसले को आला अदालतों में चैलेंज किया जा सकेगा? सलीम भाई, जो फ़ौज की प्रोसीडिंग्स होती हैं वो 4 नौयत की होती हैं। एक ज़िला कोर्ट मार्शल होता है, इसी तरह के बाकी और कोर्ट मार्शल्स हैं, समरी कोर्ट मार्शल होता है। कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ये है फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल। ये सबसे सख्त प्रोसीडिंग होती है। इसमें 3 जज होते हैं। ये 2 से 3 स्टार के 2 जो जनरल हैं वो इसमें जज के तौर पे काम करते हैं, और एक तीसरा जज भी होता है जो आमतौर पे सिविल होता है। 3 के करीब वहाँ पर जज होते हैं। टेक्निकली एक ज्यूरी टाइप ये कोर्ट होती है, और इस कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग है, जो चार्ज लगाया जाता है वो मिलिट्री की तरफ से लगाया जाता है, जैक ब्रांच की तरफ से लगाया जाता है, और मुल्ज़िम को भी अपना वकील करने का हक़ होता है। और अगर मुल्ज़िम वकील ना करे तो मुल्ज़िम को जो जज एडवोकेट जनरल ब्रांच है मिलिट्री की, वो अपना वकील भी देती है कि अगर मुल्ज़िम ने कहा कि मैंने वकील नहीं करना, तो उन्हें सरकारी तौर पे वकील भी दिया जाता है। हमने आम तौर पे देखा है कि माजी में जितने इस तरह की प्रोसीडिंग्स हुई, जूनियर ऑफिसर्स की भी और सीनियर ऑफिसर्स की भी, ये चूँकि सबसे ज़्यादा सख्त
कोर्ट मार्शल होता है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, तो उसमें हमने देखा है कि आमतौर पे वकील की सहूलत मिलती है या वकील आमतौर पे ऑफिसर्स करते हैं। आप इसकी अगर कार्रवाई का टेन्योर पूछें तो 2 से 3 माह के अंदर ये जो कार्रवाई है वो कंप्लीट करते हैं, और कंप्लीट करके रिपोर्ट जो है उसकी वो फैसला देते हैं, और रिपोर्ट इसकी रेटिफिकेशन के लिए, सज़ा जो है वो रेटिफिकेशन के लिए आर्मी चीफ के पास जाती है। सज़ा इसकी अगेन वही चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है कि अगर तो ये मिलिट्री के ख़िलाफ़ कॉन्स्पिरेसी है तो ये तो सज़ाए मौत भी हो सकती है, लेकिन दूसरे जो चार्जेज़ हैं वो उम्र कैद तक की सज़ा हो जाते हैं। दोनों सूरतों में ये जो सज़ा है इसकी हतमी जो रेटिफिकेशन है या हतमी तौसीक है वो आर्मी चीफ़ करते हैं। जब वो आर्मी चीफ़ ये तौसीक कर देते हैं तो सज़ा पर अमल दरामद का काम शुरू हो जाता है, और उसके बाद मुल्ज़म के पास इस बात का इख्तियार होता है कि वो हाई कोर्ट में अपील करे, और हाई कोर्ट के बाद अगर हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई नहीं होती तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील करे। आप अगर केसेस देखें 9/11 के फौरी बाद जब खालिद शेख मोहम्मद पकड़े गए थे रावलपिंडी से, तो यहाँ पर कुछ फौजी अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई थी। वो फौजी अफसरान अरसा दराज तक पहले तो वो बंद रहे, क्वार्टर गार्ड में रहे, फिर बाद में हाई कोर्ट में आए, और फिर हाई कोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में। आखिरी सवाल काइंडली मुख्तसर जवाब दीजिए कि जो इमरान खान साहब मुतालबा कर रहे हैं कि ओपन ट्रायल किया जाए, तो कभी फील्ड कोर्ट मार्शल जो है वो ओपन हुआ है? आज तक जो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई है, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई आज तक ओपन नहीं हुई। ये पाकिस्तान मिलिट्री एक्ट के तहत ये कार्रवाई होती है, और पाकिस्तान मिलिट्री एक्ट इसको, इस डॉक्यूमेंट को भी, गो के कानून का डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट को भी एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट फ़ौज सवर करती है। तो अगर एक डॉक्यूमेंट जिस कानून के तहत वो कार्रवाई हो रही है, अगर वो डॉक्यूमेंट ही सीक्रेट है तो उस कानून के तहत चलने वाली जो कोर्ट है वो तो ऑलरेडी सीक्रेट है। अच्छा शायद आखिरी सवाल, जो इन्वेस्टिगेशन अभी तक हुई है उनसे और जो चीज़ें सामने आई है उसके तनाजुर में क्या इमरान खान साहब का मामला भी मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ जा सकता है? मेरे ख्याल में जा सकता है, और ये ऐसा हुआ है, दुनिया में भी हुआ है। अगर आप कैपिटल हिल पे अमेरिका में जब रेड हुए थे, हमले किए गए थे और इस तरह की सिविलियन ट्राई किया गया था उनको, और ये केस भी जा सकता है। लेकिन ज़ाहिर है एक सियासी केस बन जाएगा, मज़ीद इस पर बहस होगी, लेकिन ये आसान नहीं है। मुझे लगता है कि लगता नहीं है, मेरी फाइंडिंग है एज ए रिपोर्टर भी, कि कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश है दोनों के दरमियान, और ये भी हो सकता है कि मौजूदा जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं इस पर कोई डिस्कशन दोनों के दरमियान हुई हो। इस तरह की नौइयत की सेंसिटिव कम्युनिकेशंस हैं जो आगे जाके पता चलेगा। अगर ये साबित हो जाता है तो फिर कोर्ट में हो जाएगा। जनाब एजाज सईद साहब, जनाब जाहिद किशकोरी साहब, हमें वक्त देने और हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहें इज़्ज़त से रहें, खुश रहें, आज के जरगे से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।